तो ये जो फॉरेस्ट फायर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि ये क्या नेचुरली होती है। तो स्टैटिस्टिकली सिर्फ एक घटना या आधी घटना ही केवल ऐसी है जो कि नेचुरल रीजन से हो सकती है। जान का नुकसान उस समय का तो नुकसान है ही है, आगे आने वाले समय में जब घास नहीं मिलेगी जी, तो फिर और नुकसान भी तो है। कीप माई माइंड स्ट्रेट कि ये क्या एक कंसेप्ट चल रहा है कि आप शेर का नाखून पहन रहे हैं, तो मतलब कि जो पोचिंग है क्या वो अभी भी हो रही है हिमाचल? ज़्यादातर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जानवर को मार के ही ऑब्टेन किए जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किलिंग नहीं है। हिमाचल में पोचिंग की घटनाएं बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से मना करना भी शायद। व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और हिमाचल की बात जब हम करते हैं ना, तो हिमाचल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिमाचल की ब्यूटी को एनहांस करती हैं। आप हिमाचल के किसी जंगल में चले जाओ या फिर हिमाचल की वाइल्ड लाइफ की बात करो तो भाई दिल तो ना खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है दिल। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं हिमाचल की वाइल्ड लाइफ के बारे में, हमारे फॉरेस्ट के बारे में, जंगलों की आग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जिसका हम जिक्र करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट, क्योंकि आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ मौजूद हैं राजीव कुमार जी, जो कि हैं चीफ प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से जुड़े हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। राजीव कुमार जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और सर, आप प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हो हिमाचल प्रदेश में। तो सर, हिमाचल की जब हम बात करते हैं ना, और खासकर मैं खुद एक हिमाचली हूँ, आप भी हिमाचली हैं, तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, और खासकर हिमाचल से बाहर जब हम लोग जाते हैं, तो बड़ा ऐसा महसूस करते हैं हम कि भाई हम बहुत ही अच्छी स्टेट से हैं, हमारा कल्चर बहुत रिच है। और कल्चर के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हिमाचल को एक डिस्टिंक्शन देती है वो है हमारी वाइल्ड लाइफ हो गई सर, हमारे फॉरेस्ट कवर्स हो गए, और खासकर जो हमारा इतना सुहाना सा इन्वायरमेंट रहता है। गर्मियों में भी गर्मी नहीं लगती, पर आज गर्मी लग रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, हिमाचल जब मैं जिक्र करता हूँ आपके माइंड में क्या आता है? इसमें कोई शक नहीं कि हिमाचल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स है इंडिया की। जी, और नॉर्थ में है, ताज के अनुसार है, क्राउन कह सकते हैं। और अगर हम ये बात देखें कि बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में हिमाचल में ना सिर्फ हवा, पानी, वायु, जलवायु, नदी, नाले, पहाड़ बहुत अच्छे हैं, तो कुल मिला के पूरा पैकेज ही बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं ना, वो सबसे अच्छी है अमंगस्ट ऑल दी स्टेट्स। जी, लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं, लोग बहुत ही प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल के बहुत सारे हमारे ऐसे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कल्चर को संजो के रखा है। कुछ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनका कि मतलब कल्चर में जो कि टॉप पर है। चंबा की बात करें, किन्नौर की बात करें, हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं वो वाइल्ड लाइफ रिच भी हैं बिल्कुल। और कल्चर में भी बहुत रिच है। तो ऐसा पैकेज जो है ना, पूरे हिंदुस्तान में मिल पाना मुश्किल है। सर, कई बार तो कुछ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट को, कि कुछ इलाके तो इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा सुंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एरियाज़ हैं हिमाचल में। आपने चंबा का जिक्र किया, चंबा में कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है। आप किन्नौर चले जाइए, हिमाचल में आप कहीं भी जाओगे तो आपको सीनिक ब्यूटी मिलेगी, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, वेदर आपको अच्छा मिलेगा। सर, गर्मियों में लोग ना हिमाचल बहुत आना पसंद करते हैं, और प्लेन्स में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती। पर जब गर्मी पड़ती है हिमाचल में, तो मैं तो सर बचपन से ये देख रहा हूँ कि जब भी गर्मी पड़ती है, मई की हम बात करें, जून की बात करें, फॉरेस्ट फायर्स लग जाती हैं, जंगलों में आग लग जाती है। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि ये क्या नेचुरली होती है
क्या कोई एक कोई इस तरह का फिनोमिना है कि नेचुरली आग लगेगी, या जैसा कि हम लोग सुनते हैं और लोग कहते हैं कि लोग ही जंगलों में आग लगाते हैं? तो इससे पहले कि मैं फॉरेस्ट फायर पे आऊँ, आपने कहा कि लोग हिमाचल में गर्मियों में घूमने खूब पर्यटक आते हैं, और घूमना भी चाहिए। हमारी जितनी अच्छी सीनिक ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी है, जी। लेकिन हिमाचल में आजकल विंटर टूरिज्म भी खूब हो रहा है, और लोग हिमाचल में विंटर्स में भी खूब घूमने आते हैं। स्पीति की बात करें तो इतनी ठंड होने के बावजूद भी स्नो लेपर्ड हमारा इतना जो हमारा स्टेट एनिमल भी है, उसको देखने के लिए लोग काफ़ी वहाँ आते हैं। जी। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि विंटर जो है आजकल, जैसे प्लेन्स में खासकर नॉर्थ की बात करें तो काफ़ी कोहरा छाया रहता है। उस समय जो है धूप का मज़ा लेने के लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ वातावरण शुद्ध है, हवा अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अब आते हैं कि ज्वलंत मुद्दे पे, कि जब गर्मियाँ होती हैं तो हर साल फॉरेस्ट फायर्स होती हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हर साल हमें कुछ ना कुछ इवेंट्स फॉरेस्ट फायर्स की देखने को मिलती हैं, जी। और इस साल काफ़ी अधिक फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़, जिसमें कि जम्मू कश्मीर भी शामिल है, हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है। अ, दोनों चीज़ों इसमें प्रकृति का भी योगदान है, क्योंकि ये जो जिन वनों में आग लगती है वो ज़्यादातर चीड़ या चील के वन हैं, जिनकी पत्तियां ज्वलनशील होती हैं, और वो गर्म इलाके में होती हैं। पत्ती गिरने का सीज़न भी मई जून का ही है, जी। तो काफ़ी फ्यूल जिसे कहते हैं वो फॉरेस्ट फ्लोर पे आ जाता है, और ये आसानी से आग पकड़ लेता है। हम्म। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा, शायद व्यूअर्स को थोड़ा ध्यान में ये रखना चाहिए कि हर साल उतनी आग नहीं लगती जितनी कि इस साल लग रही है। और हमने ये, अगर पिछले 10-12 साल का मैंने जो डेटा अपने डिपार्टमेंट का एनालाइज किया है, तो क्या पाया कि हर 2 या 3 साल में आगों की जो संख्या है, वो फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट्स की संख्या वो अधिक होती है, बीच में कम हो जाती है, फिर 2 या 3 साल के बाद फिर बढ़ तो जाती सर, है। गर्मी जो कि आप जिक्र कर रहे हो कि मतलब जैसे वेदर हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो जो चीड़ का पेड़ जिसको हम कहते हैं, जब उसकी पाइन्स हैं वो गिरती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक फ्यूल बन जाती हैं फॉरेस्ट के लिए। तो गर्मी ही क्या सबसे बड़ा एक रीजन हो सकता है इसके लिए? नहीं, गर्मी भी रीज़न है, फ्यूल का अवेलेबिलिटी भी एक रीज़न है, और एंथ्रोपोजेनिक रीज़न यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड बिहेवियर भी एक रीज़न है। हम्म। चील की पत्तियां, चील चूंकि एवरग्रीन ट्री है, तो क्या होता है कि नई पत्तियां आने लग जाती हैं, और पुरानी जो पिछले साल की पत्ती है वो गिरने लग जाती है। जी। और चूंकि पत्ती में रेजिन होता है, तो इसीलिए वो बड़ी जल्दी आग पकड़ सकता है। ये तो प्रकृति का नियम है कि पत्ती ने मई जून के महीने में ही गिरना है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर बीच बीच में बारिश होती रहे, टेम्परेचर कम रहे, जी। तो आग की घटना अगर होती भी है तो वो तेज़ी से नहीं फैलती। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आग आखिर लग कैसे रही है। बिल्कुल। तो अगर हम ऐसे बात करें कि 100 घटनाएं मान लीजिए हुई हैं, तो स्टैटिस्टिकली सिर्फ एक घटना या आधी घटना ही केवल ऐसी है जो कि नेचुरल रीज़न से हो सकती है, यानी जैसे लाइटनिंग हो गई, ठीक। बाकी सारे रीजंस के पीछे कहीं ना कहीं इंसान का हाथ है। उसमें नेग्लिजेंस हो सकती है, हम्म। ध्यान ना देना, और या फिर आर्सन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि जानबूझ के आग लगाना। कुछ लोग ये कहते हैं ना, और अगर आप नॉर्मल लेमैन से बात करें, बट यू कैन गिव अ बेटर पर्सपेक्टिव, आप इस बारे में बता सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब ये लॉजिक देते हैं कि अगर जो चील की जो पाइन्स हैं, जब वो जंगल में हैं, तो उस वजह से घास नहीं उग सकती, और आगे जब हम सीजन की बात करते हैं बरसातों की, तो अगर वो पाइन्स उस पर रहेंगी तो घास नहीं होगी। इस वजह से जो लोग होते हैं वो उस पर आग लगा देते हैं ताकि वो पूरा एरिया क्लियर हो जाए और उस पर अच्छी घास आ जाए। तो ये कोई रियलिटी है या फिर ये एक मिथ है? आ, ये बात सही है कि चील के जंगल में अगर चील की घास कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वहां चील की पत्ती जल भी जाए तो भी घास कम ही होगा, क्योंकि वो ढका हुआ है हम्म। क्षेत्र। हम्म। ठीक है जी। घास को उगने के लिए ओपन एरिया भी तो चाहिए ना। अगर आप अपने घर के लॉन की बात करें,
घर में किसी के लॉन है जिसमें घास लगी है, अगर वो सब तरफ पेड़ लगा देगा तो वो घास तो नहीं बचेगी ना। बिल्कुल। घास को भी धूप काफी अधिक मात्रा में चाहिए। तो ये थोड़ा सा गलतफहमी लगती है मुझे। बहुत सारी आग की घटनाएं होती हैं क्योंकि हिमाचल में जो वनों का और लोगों की प्राइवेट जमीनों का या घासनियों का बड़ा मिला जुला सा स्वरूप है, यानी मोज़ेक है। तो क्या है कि जंगल प्राइवेट इस तरह से है। ओके। और प्राइवेट एरिया में उसने अपनी आग लगाई अपनी झाड़ी जलाने के लिए। उसकी भी चील हो सकती हैं, थोड़ी सी कम मात्रा में होंगी। अक्सर वो आग जो है फैल के जंगल में पहुंच जाती है। और जंगल में पहुंच जाती है तो फिर वो कई दिन तक चल सकती है, भड़क जाती है क्योंकि गर्मी है। इस साल अत्यधिक गर्मी की, और दूसरी बात इस बार नमी बड़ी कम रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। साइंस में ये बात मानी गई है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% से नीचे हो तो आग की घटना जो है वो जैसे मतलब बहुत तेजी से फैलती है। बिल्कुल जी। ठीक है। अगर नमी थोड़ी ज़्यादा हो तो इतनी तेजी से नहीं फैलती। ये जो आग की घटनाएं हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं जो है काफी नुकसान सहना वनों को भी पड़ रहा है और लोगों को भी आगे इसका नुकसान जो है सर कहीं ना आपने कहीं। ना कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, और जी। मतलब मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी, हमारे व्यूअर्स आपने भी वीडियोस देखी होंगी। जब जंगल में आग लगती है ना सर, जंगल तो क्लियर हो जाता है, पेड़ भी जल जाते हैं, हम इंसान हैं, हम तो अपने आप को सेव कर लेते हैं, कई बार ये भी देखते हैं कि लोगों के घर भी जलते हैं। बट जंगल जो है वो बहुत सारे जंगली जानवरों का भी तो घर है। मतलब ये जो एनवायरनमेंट है, अर्थ की हम बात करते हैं, ये सब हम सब लोगों का है, इकट्ठा है, साझा है। और इतनी वीडियोस आती हैं उसमें हम देखते हैं कि जो जानवर है उनकी स्किन जल गई है और वो जंगल से भाग रहे हैं, जो बर्ड्स है बर्ड्स के नेस्ट जल जाते हैं, उनके बच्चे जिंदा जल जाते हैं उसमें। तो ये देख के मतलब दिल तो टूट ही जाता है। तो सर आपने भी क्या ये देखा है, मतलब जब आपको कभी ऐसा विजिट करने का मौका लगा हो, जब आप फॉरेस्ट की फायर्स को, क्योंकि हम देखते हैं कि वन विभाग ही जाके उसको बुझाता है और उसको कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, तो आप सच में देखते हैं कि जंगली जानवर जल जाते हैं? बिल्कुल भैया। जंगल जब जलता है, जंगल में जब आग लगती है, आग की घटनाएं होती हैं तो सबसे उसका दुखद अनुभव यही है। वैसे तो प्रकृति में किसी भी पेड़ पौधे का जलना भी ठीक नहीं है, और वन विभाग की तरह के पर्सपेक्टिव से सोचें तो कोई भी एक ना तो झाड़ी जलनी चाहिए ना पेड़ जलना चाहिए। जी। लेकिन जो बेचारे मूक हैं, जो बोल नहीं सकते, उनका जब नुकसान होता है तो बहुत ही हृदय विदारक ये घटनाएं होती हैं और बहुत ही दुख होता है। आ, आपने सही बोला। पक्षी अक्सर अपना घोंसला खो देते हैं, उनकी आग लग जाती है, और जो बेचारे छोटे बच्चे हैं उड़ नहीं सकते, अपने आप को सेव नहीं कर सकते, वो मरते हैं। आ, जो थोड़े बड़े जानवर हैं, मैमल्स हैं, अक्सर वो भी आग की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन अगर आग थोड़ी हो तो वो अक्सर भाग के अपनी जान बचा भी लेते हैं, साइड में चले जाएंगे, प्राइवेट एरिया में चले जाएंगे, दूसरे जंगल में चले जाएंगे। लेकिन नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और नुकसान, जान का नुकसान उस समय का तो नुकसान है ही है। आगे आने वाले समय में जब घास नहीं मिलेगी जी। तो फिर और नुकसान भी तो है। जब तक बारिश नहीं आएगी, 3-4 महीने और नहीं लगेंगे, तब तक जिन जंगली जानवरों को वहाँ सब सब कुछ मिल रहा था औषधि के पौधे, घास, झाड़ी, हर जानवर जो है अलग अलग तरह से अपना पोषण करता है। बिल्कुल। तो जब उसके सब कुछ ही चला गया तो फिर उसके लिए भी आगे अगर वो जान बचा भी ली उसने भाग के, तो आगे जो है आने वाले समय में उसके लिए बहुत मुश्किल समय होता है, जब बिल्कुल तक सर, अगर बारिश ना हो हमें जाए, हमें जंगल ऐसा रीजनरेट ना हो जाए। हमें ऐसा लगे कि कोई हमारा घर जला दे तो हमें कैसा लगता होगा। तो वैसे ही जो बेचारे जंगली जानवर हैं, चाहे हम पक्षियों की बात करें, चिड़ियाओं की बात करें, और हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो सर आपने शुरुआत में भी जिक्र की, जैसे हमारा स्नो लेपर्ड हो गया, या अगर अभी भी आप जंगलों में जाएं तो आपको काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स मिल सकते हैं। एक जब हम बचपन में होते थे तो हम देखा करते थे कि जंगली मुर्गे भी हुआ करते थे जंगल में, अभी और भी हैं। और वो लोग भी जल जाते हैं, उनका भी, हाँ। जिसको घर और आशियाना की हम बात करते हैं, वो भी जल जाता है। बहुत ही दुखद है ये सब कुछ, और देख के भी बहुत बुरा लगता है, सुन के तो जो हमारे व्यूवर्स सुन ही रहे होंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब लोग शिमला या हिमाचल घूमने आते हैं तो लोग पार्टी करने के मूड से आते हैं, और लोग जंगलों में जाते हैं पार्टी करने के लिए, वहाँ वो कुकिंग करते हैं, या फिर कई बार लोग सिगरेट पी के फेंक देते हैं, या फिर लाइटर वहाँ पे फेंक देते हैं।
तो वो भी ट्रिगर पॉइंट होता है, तो क्या वो भी है बात? बिल्कुल। चूंकि हमारे यहाँ पर्यटक गर्मी के मौसम में काफ़ी अधिक आता है, और आजकल पर्यटक थोड़ा ऑफ बीट, काफ़ी सारा पर्यटक ऑफ बीट पर्यटक भी है। तो सिर्फ कार में घूमने के लिए और होटल में ठहरने के लिए नहीं आता, वो चाहता है कि थोड़ा जंगल के बीच में भी जाए, और थोड़ा सा कुछ कल्चरली भी जो यंग पॉपुलेशन है वो, आपने सही कहा कि इस मूड में रहती है कि चलो हम थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, शाम तक यहाँ बैठते हैं। बिल्कुल। और जो उन्होंने खाना बनाया, मैगी बनाई, जो भी, तो कई बार आग जलती भी छोड़ दी। और मैंने अभी पीछे मैं खुद ही एक जलोड़ी से ट्रैक कर रहा था सरियोसर लेक की, तो बहुत सारे लोग जो है उस ट्रैक में जा रहे थे। एक जगह तो मैंने एक आदमी को बल्कि खुद रोका, क्योंकि वो सिगरेट पी रहा था, तो मुझे उसका लाइटर भी छीनना पड़ा, उसने सिगरेट भी बंद करानी पड़ी, और समझाना पड़ा कि बहुत सारा अच्छा वो बान का जंगल था, और उसमें बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई थी, अगर वो ज़रा सा भी कुछ होता तो भयंकर आग की दुर्घटना हो सकती थी। ये अभी लगभग 10-15 दिन पुरानी ही बात है जी। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं जहाँ पर कि ना चाहते हुए भी लोग गलती से ये काम कर बैठते हैं, और इस तरह से फिर जंगलों को नुकसान सहना पड़ता है, जो कि टूरिस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर धुआं उठेगा, आग आपको नज़र आएगी, गर्मी बढ़ेगी, और इस खूबसूरत प्रदेश की सौंदर्यता पे नज़र बिल्कुल। लगेगी। सर, जब फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने कहा कि आपने खुद जाके टूरिस्ट को रोका वहाँ पर, तो मतलब जनरली लोग क्या अवेयर हैं इस बारे में कि जब आप जंगल जा रहे हो, आप पिकनिक मनाने जा रहे हो, तो आप कुछ भी ऐसी चीज़ लेके ना जाओ जिससे आग लग सकती है? क्या लोग अवेयर हैं या अभी उस पे थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा? मुझे लगता है हमारे को काम करने की आवश्यकता है। काफ़ी मैं ये भी समझता हूँ कि अक्सर पढ़ाई लिखाई तो स्कूल कॉलेजेस में होती है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन प्रैक्टिस में अभी इसको पूरी तरह से अमल में मतलब लाने के लिए और अवेयरनेस कैंपेन वगैरह वन विभाग हर साल चलाता है, लेकिन और भी इस पे काम करने की आवश्यकता है। जहाँ तक फायर की प्रिपेयर्डनेस की बात है, तो वन विभाग पूरा एक कैलेंडर बनाया है, हमारा एक एसओपी बनी हुई है, हमारा एक फॉरेस्ट फायर का मैनुअल भी 2018 में बना था कि क्या क्या कार्रवाई फायर सीजन से पहले करनी चाहिए, जिसमें कि जो हमारी फायर लाइंस हैं वो क्लियर की जाती हैं विंटर के मंथ्स में, हमारी कंट्रोल बर्निंग की जाती है, यानी कि जो पुराने साल की पत्तियां गिरी हुई हैं उनको कंट्रोल्ड तरीके से सर्दियों में स्टाफ अपने सामने चलाता है, इकट्ठा करके नाली में फेंक के। इसके अलावा जब फायर सीज़न शुरू होना होता है अब अप्रैल के महीने से, तो हमारे फायर वॉचर नियुक्त किए जाते हैं, जो कि सड़कों के साथ जो चलारू गिरता है उसको हटाते रहते हैं, और हमारे कंट्रोल रूम सेटअप होता है। फायर का जो डिटेक्शन है, कैसे आग लगी है तो पता भी लगना चाहिए ना कि आग लग गई है। ये इस वक्त इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिस्टम्स है अमंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि सैटेलाइट से सारी डिटेक्शन होती है। जी। वैसे हिमाचल में तो वैसे भी आग, चूंकि पहाड़ी है तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो एक पहाड़ी पे खड़े हो तो सामने वाली पहाड़ी की आग नज़र आ जाएगी, और बिल्कुल। इस तरह से। पर सैटेलाइट जो है, हमारे पास 2 सैटेलाइट हैं जिनसे कि हमारे को हर फॉरेस्ट गार्ड तक को उसके अपने क्षेत्र में अगर आग लगी है तो नियर रियल टाइम पे अलर्ट चला जाता है। इसके अलावा हमारे पास सीएम हेल्पलाइन भी अवेलेबल है, लोग अगर कहीं आग देखें तो 1077 पे कॉल कर सकते हैं जी। इसके अतिरिक्त हमारे पास ना सिर्फ जो फॉरेस्ट फायर का अलर्ट है वो सिर्फ फॉरेस्ट के फंक्शनरीज को ही नहीं आता है, आम व्यक्ति भी उसमें रजिस्टर कर सकता है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हिमाचल में 50,000 वॉलंटियर्स ने रजिस्टर किया हुआ है, उनको भी अलर्ट जाता है। अलर्ट इसीलिए जाता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होगा, सबसे पहले आग पे पहुंचेगा कौन। हर जगह तो फॉरेस्ट का आदमी नहीं खड़ा हो सकता, बिल्कुल। कम्युनिटी जो है, गांव जो में जो लोग रहते हैं, जैसे ही उनमें से किसी के पास भी अलर्ट जाता है तो वो तुरंत मौके पे जाके आग को बुझाने का काम शुरू कर सकते हैं। और फॉरेस्ट की टीम जो है, हमारी क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई जाती है गर्मियों के मौसम में, वो पहुंचती है थोड़ी देर के बाद में। जी। सर, फायर ब्रिगेड के साथ भी क्या मतलब कुछ टाई अप रखते हैं आप हाँ जी, लोग कि जब आग बुझानी है तो? फायर ब्रिगेड, अगर आग ऐसी सिचुएशन में है कि किसी शहर के जंगल के आसपास है,
जहाँ सड़क है, गांव मतलब फायर ब्रिगेड का ट्रक या छोटी गाड़ी उसकी पहुंच सकती है, तो वो उनको भी अलर्ट जाता है, वो भी हम्म पहुंचते हैं और हमारा तालमेल उनके साथ बना रहता है। इसके अलावा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, और आपदा के वॉलंटियर भी हैं। हम्म। तो आपदा मित्र के नाम से, तो उन सब के साथ भी पूरा समन्वय तालमेल जो है वो बना के वन विभाग रखता है। हमारे फॉरेस्ट फायर के रूल भी बने हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में फॉरेस्ट फायर के लिए रूल बने हैं सेक्शन 32 और 33 में, जी। जिसमें कि ये प्रावधान है कि अगर किसी ने अपनी घासनी में आग लगानी है तो वो हम्म पहले जो है वन रक्षक को सूचना देगा, बताएगा, और वन रक्षक के नोटिस में लाएगा, ताकि वन रक्षक वहां पे इंतजाम कर सके कि, पर अक्सर ऐसा लोग नहीं करते हैं और अपने आप ही आग लगा देते हैं, या तो लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की कि सूचना देना जरूरी है। इस बात का भी प्रावधान है नियमों में कि अगर किसी की घासनी से आग निकल के जंगल में पहुंचे तो उस हम्म। पर कार्रवाई भी हो सकती है। सर, जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है अगर वो आग लगाते हैं, चाहे वो अपनी घासनी में आग लगा रहे हैं या बिल्कुल जंगल में जाके ऐसे भी आग लगा रहे हैं। सर, बिल्कुल कई लोगों का तो शौक ही ये होता है कि फॉरेस्ट में जाके वो बोन फायर हाँ। करेंगे, उसके आगे पार्टी करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होती है, बट सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कितने लोगों को हमने जेल जाते हुए या उनके ऊपर मुकदमा होते हुए देखा है फॉरेस्ट फायर्स की वजह से। आ, देखिए, ऐसे नियम तो है, पर समाज में ऐसी चीज को आगे बढ़ाना कि लोगों के ऊपर कार्रवाई ही होती रहे, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी तो हमारी ये रहेगी कि आ, हम लोग अवेयरनेस के द्वारा, सेंसिटाइजेशन के हम्म द्वारा लोगों के मन में ये बात बिठा दें कि आग लगाने से हानि होती है सबकी। फिर भी, और नियम जो है हमेशा लास्ट में आना चाहिए कि अगर कुछ मतलब, वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं से नहीं मानते। मानते, तो पहले हम बातें कर लेना चाहते हैं और लातें बाद में चलाना चाहेंगे। ये सच है कि कुछ समय पहले, कुछ सालों में और इस साल भी हमने एफआईआर दर्ज कराई हैं, पर दिक्कत ये है कि वो अक्सर जो है कन्विक्शन पे नहीं पहुंचती हैं। हम्म प्रोसिक्यूशन तो होता है लेकिन कन्विक्शन नहीं हो पाती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एविडेंस ढूंढ के लाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे केस में। मान लीजिए कि हम किसी को ये कह दें कि भाई आपने घासनी में आग लगाई थी और हमारे जंगल में पहुंच गई, हम्म तो कार्रवाई होगी आपके ऊपर। अब चूंकि आग लगी हुई होती है तो हमारा स्टाफ का पूरा ध्यान नहीं होता कि आग को कंट्रोल करे, उसमें समय लगता है। हम्म। और उसके पश्चात ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि आग जंगल से वहां गई थी घासनी में या घासनी से जंगल में आई थी। तो इस चीज का अक्सर लाभ मिल जाता है, जिसे कहते हैं कि जी। बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, और प्रोसिक्यूशन कम हो पाता है। इसीलिए समझाना ज्यादा जरूरी है। हम्म नियम तो है, और अगर जरूरत पड़ी टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव करेगी। ठीक है, अभी हम लोग कोशिश मतलब इस तरह से करेंगे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी ये पता कर पाए कि आग का प्रोग्रेशन कैसे हुआ है। और अ, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हम वनों की बात करें, हमारे पास अब मॉडलिंग अवेलेबल होने लग गई है कि अगर वन में आग लगती है और उस दौरान टेम्परेचर कैसा रहने वाला है, हम्म। विंड स्पीड कैसे रहने वाली है, विंड डायरेक्शन कैसे रहने वाली है, तो मॉडलिंग अब अवेलेबल है और बड़ी अच्छी मॉडलिंग अवेलेबल है, जिससे ये पता लग सकता है कि कहां तक आग पहुंचेगी अगर सर आपने सर कंट्रोल विंड नहीं किया, किस विंड का डायरेक्शन में सर जाएगी। विंड का भी क्या कोई इम्पैक्ट होता है आग पे? अगर कहीं आग बिल्कुल लग जी। रही है और अगर विंड आग स्पीड आपको पता है, तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर विंड इस तरफ नॉर्थ को बह रही है, साउथ को बह रही है, तो आग कहाँ तक जा सकती है, तो हम पहले से प्रिवेंटिव मेजर लें? बिल्कुल, प्रिवेंटिव मेजर तो एक अलग चीज है, लेकिन ये जरूर हम पता कर सकते हैं अगर आग कहीं लगी हुई है और विंड की डायरेक्शन क्या है और विंड की स्पीड क्या है। जितनी ज्यादा विंड होगी उतनी तेजी से आग फैलती है। हम्म ठीक है जी। और आग फिर अक्सर जो है फायर लाइन को भी क्रॉस कर सकती है अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो मॉडलिंग अब अवेलेबल है जो ये बताती है कि अगर आपकी ने आग है और मौसम के हिसाब से कैसे वो प्रोग्रेस करेगी, किस तरफ को जाएगी। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फायदा ये होता है
कि आग को बुझाने का एक तरीका, अक्सर तो हम आग को बीटिंग से बुझा, पीट पीट के बुझाते हैं, लेकिन आ, एक और तरीका भी है जिसे कहते हैं काउंटर फायर, जी। कि आग को हम थोड़ा और आगे जाके वहां से शुरू करते हैं और जहां से आग आ रही है इस नई आग को इसकी तरफ धकेलते हैं, तो बीच में आके खत्म हो जाती है। जी। यहाँ से आग आ रही है, हमने यहाँ हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ एक बैरियर क्रिएट कर दिया, वहां से आग को हमने खुद लगाया और इधर को भेजा, तो अब आग यहाँ जिस जो बैरियर से क्रिएट किया इसके आगे नहीं जाएगी। तो मॉडलिंग से ये पता लग सकता है। यही मॉडलिंग जैसे जैसे फाइनल और अच्छी होती जाएगी तो ये बताना भी आसान हो जाएगा अगले कुछ सालों में कि आग जो है वो घासनी से इधर को आई थी या इधर से घासनी को गई थी जी। और फिर हम प्रोसिक्यूशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। सर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, जीपीएस ट्रैकर्स हैं, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। मेरा माइंड एक चीज़ समझ नहीं पा रहा कि जब हमें पता है कि आग लगने वाली है और हमें ये भी पता है कि फ्यूल क्या है, जो आपके चीर के जो पाइन्स गिर रही हैं उससे आग लग सकती है, तो क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कर सकते कि हम जो वो नीडल्स हैं जिसको चिलारू कहते हैं हम उसको उठा के उसको गार्बेज करें या उसको खाद बनाएं, कोई केमिकल उसके ऊपर स्प्रे करें हम, या फिर पानी का ही छिड़काव बीच बीच में हम करें जिससे कि वो आग ना पकड़े। और सर फॉरेन कंट्रीज की जब हम बात करते हैं ना, इंडिया हम लोग कहते हैं बहुत डेवलप्ड कंट्री है और हम बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और हासिल करने वाले हैं। फॉरेन कंट्रीज में भी आग लगती है सर, पर वहाँ हम देखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर होता है वो जाता है और वो आग के ऊपर पानी फेंक देता है, क्योंकि अब हम पहाड़ों की बात करें, यहाँ पे आपने कहा कि फायर ट्रक्स तो नहीं जा सकते, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, तो क्या हम हेलीकॉप्टर से भी पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो मेजर्स हैं ये अब आगे चल के फ्यूचर में हम काम करेंगे? तो काफ़ी सारी आपने इश्यूज रेज किए हैं। पहला तो ये बात बहुत ही अच्छी आपने पूछी है कि जो चलारू है क्या किसी यूज में इसको लाया जा सकता है। अगर ये यूज हो जाए तो हमने एक पैरामीटर आग का तो हटा ही दिया, गर्मी तो अपने आप आएगी, लेकिन अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो फिर ठीक है, बच गए, तो बड़ी अच्छी बात है। आ, तो कोशिशें इस पे बहुत जारी हैं चलारू को यूज करने के लिए। फ्यूल के तौर पे इसकी ब्रिकेटिंग हो रही है, लेकिन जितनी ब्रिकेटिंग होनी चाहिए जिससे कि सारा चलारू या अधिक से अधिक चलारू यूज हो जाए, वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे साथ हमने कोशिश ये भी करी है, हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं एक्सटर्नली एडेड, जहाँ पर कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, जो चील पाइन की नीडल्स हैं, इनसे बड़ी अच्छी अच्छी हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बना रहे हैं, वो भी एक है। लेकिन उसमें भी चलारू कम ही, मतलब चलारू बहुत ज्यादा है हमारे पास और सर यूज कम हो चिलारू रहा की है। सर मैं बात करूं, और हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं व्यूअर्स, आप भी देखेंगे हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो पाइन की नीडल्स हैं उससे बास्केट्स बन रही हैं, उससे रोटी बॉक्स बन रहे हैं और बहुत सारे ऐसी डेकोरेशन की आइटम्स बन रही हैं, और वो बहुत एक्सपेंसिवली बिक रही है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो एक छोटी सी बास्केट 1000 रुपीज की भी बिक रही है। जी बिल्कुल। अब एक और मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों में एक टेम्परेचर तो बढ़ा ही है, ये तो सारे क्लाइमेट चेंज सब जानते हैं, ड्राइनेस भी आई है, बारिशें कम हो रही हैं और बारिश के दिन भी कम हो गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर बारिश हमारी जो इंडिया में जो एवरेज है 600 mm की एवरेज है एनुअल रेनफॉल की, अब नॉर्थ वेस्ट हिमालय में भी लगभग बारिश में फर्क नहीं पड़ा है, थोड़ी सी इंक्रीज हुई है इनफैक्ट रादर बारिश, लेकिन नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो गए हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी सारा साल सूखा और बीच में 10-12 दिन बारिश आती है, ये हो गया। चलारू का यूज जो है वो भी हिमाचल में अब कम हो गया है। कैसे? आज से लगभग 30 वर्ष पहले हिमाचल में जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन थी 1 करोड़ थी, ठीक है, जिसमें हमारे गाय बैल बकरी सब आते थे। आज जो हमारी पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक की वो लगभग 40 लाख रह गई है। पहले हर घर में गाय होती थी गांव में, अब नहीं है। और जो हमारे चील के जो एरियाज हैं उनमें चलारू जो है इकट्ठा किया जाता था और गाय बैल के नीचे बिछाया जाता था, बेडिंग के तौर पे यूज होता था। अब वो उसका यूज बहुत कम हो गया है, तो चलारू और वही बेडिंग जो है फिर बाद में खाद में तब्दील होकर खेतों में इस्तेमाल कर लिया जाता था जी। तो एक रीजन ये भी है आग की घटनाओं बढ़ने का कि चलारू जो जंगल में हो रहा है, पहले लोग उसको इस्तेमाल कर लेते थे काफी हद तक बेडिंग के लिए, कैटल के लिए, अब वो इस्तेमाल कम हो गया, तो चलारू का जो पिकअप है जंगल से वो भी कम हो गया। चलारू के और यूजेस धीरे धीरे साइंस में बन रहे हैं,
फ्यूल वुड तौर पे, सॉरी फ्यूल के तौर पे तो यूज़ होना, सीमेंट प्लांट भी जिसको यूज़ करते रहे हैं। इसके अलावा इससे हैंडीक्राफ्ट की आइटम बन रही हैं। अब इसमें और कंपोस्ट बनाने का भी एक कोशिशें जारी है। इससे मेडिसिनल वैल्यू की चीज़ें निकालना भी जारी है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा कमर्शियल इससे चीज़ बन जाए, जिसमें वैल्यू ऐड भी हो। इसमें थोड़ी दिक्कत क्या है, बहुत लाइट वेट मटेरियल है और इकट्ठा करने में काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी मेहनत भी लगती है। बेलिंग मशीन देना, प्रेसिंग मशीन देना, ये विभाग सारा कार्यवाही कर चुका है। लेकिन हिमाचल में अच्छी प्रॉस्पेरिटी होने की वजह से बहुत सारे लोग इस काम में नहीं जाते। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल के दूसरे जी। तरफ कि इतना सारी आग की घटनाएं जो हुई हैं, तो क्या मतलब वन विभाग ने इसको किस तरह से देखा, हमने क्या क्या इस पे इंतज़ाम किए, और जैसा कि फॉरेन कंट्रीज़ में हुआ हेलीकॉप्टर का यूज़ वगैरह, ये बारे में आप बात कर रहे हैं। हमारा मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सिचुएशन फॉरेन कंट्रीज से काफ़ी बेहतर है। तो उनके बड़ा अजीब सा लगेगा ज़रूर हमारे दर्शकों को कि अरे हम उनसे, ना सिर्फ हमारा रिस्पॉन्स उनसे अच्छा है, बल्कि हमारे यहाँ आग की जो घटनाएं होती हैं उन पे हम जल्दी काबू भी पा लेते हैं। आपने ग्रीस में आग लगी, कई महीनों तक लगी रही। जी। कैलिफोर्निया में आग लगती है, वो कई कई महीने लगी रहती है। लोगों के घर जल जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है। हिमाचल में या इवन नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज में बहुत कम घटनाएं ऐसी हैं जहाँ की लोगों की जान गई है या लोगों के घर जल गए हैं, और महीनों तक कोई आग नहीं लगी रहती। हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो कुछ घंटों का ही है। केवल इस बार भी हमारी कुछ आग ऐसी हैं हिमाचल में, हालांकि अब आज लगभग 1900 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ही आग ऐसी हैं जो कि 3 या 4 दिन तक चली, बाकी सारी आग जो है वो उससे पहले काबू कर ली गई। अब ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क इसीलिए है क्योंकि वहाँ कम्युनिटी का कोई भी कनेक्ट नहीं है फॉरेस्ट से। हमारे यहाँ है, कम हो रहा है, हिमाचल में भी कम हो रहा है। बट सर कुछ लोग तो ये कहते हैं, अगर इसका काउंटर देना हो, कुछ लोग ये कहते हैं, आप कैलिफोर्निया या ग्रीस की बात करते हैं, जनसंख्या बहुत कम है, फॉरेस्ट की जो कवर है वो बहुत ही ज्यादा है। हमने तो फॉरेस्ट छोड़े ही नहीं है, हमने तो हर जगह पे फॉरेस्ट में भी जाके घर बना दिए हैं, या फिर फॉरेस्ट की जमीन को हमने इनक्रोच करके उसमें बगीचे लगा दिए हैं या और उसमें खेती कर दी है। तो हमने तो फॉरेस्ट बचाया ही नहीं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आग कम ही लगेगी जब फॉरेस्ट ही तो इतना थोड़ा सा। आप कैलिफोर्निया की आप बात करते हैं तो वो कम से कम 1000 माइल्स में फॉरेस्ट फैला हुआ है, तो उसको उसको आग को रोकना भी मुश्किल काम है। कुछ लोग ये काउंटर कहते हैं इसका। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम कहीं से भी इस नतीजे पे ना पहुंचे कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे पास कोई सुविधा नहीं है या हम उससे पीछे हैं। अपनी अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो भी इक्वली गुड है। बिल्कुल। है ना जी। अब आती है बात हेलीकॉप्टर के यूज़ की। तो हेलीकॉप्टर का यूज़ इंडिया में भी किया गया है और ज़रूरत पड़ने पे हिमाचल में भी 1-2 बार इसका प्रयोग किया गया है। जहाँ तक हेलीकॉप्टर कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आग को ना होने दें, उसको अगर लग गई है तो जल्दी से काबू करें, कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्स करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रिस्पॉन्ड करता है और आम आदमी जितना भी अपनी मेहनत से काम कर सकता है वो करे। ना हेलीकॉप्टर ना सिर्फ बहुत ही महंगा सॉल्यूशन है, ठीक है जी, और फिर इसके लिए बहुत सारे जो है स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। तो हम ये क्यों चाहेंगे कि एक आग की घटना के लिए बार बार हेलीकॉप्टर जो कि एयरफोर्स के होते हैं या आर्मी के होते हैं उनको हमारे को संपर्क करना पड़े और उनको भी पानी के लिए कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ता है। आग की घटनाएं हिमाचल में कई बार ऐसी जगह पर भी होती है कि वहाँ से जो लेक्स हैं जहाँ से पानी उठाया जाता है वो बहुत दूर है। तो मतलब हेलीकॉप्टर को रिक्वेजिशन करना जिसमें कई दिन कई घंटे भी लग सकते हैं, फिर उसकी सॉर्टी होना जहाँ से वो पानी उठाएगा, और अनलिमिटेड पानी तो फेंका नहीं जा सकता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो क्योर वाला सॉल्यूशन है हेलीकॉप्टर का सॉल्यूशन। सर लोग सर शिमला घूमने आते हैं,
कि गर्मी से बच सके। और मैं खुद शिमला का हूँ, आप भी शिमला में रहते हैं, अब गर्मी से क्या बचे, गर्मी हमें खुद लग रही है यहाँ पे शिमला में। तो सर क्या है सर, ये ग्लोबल वार्मिंग है या फिर ये पहाड़ों की आग की वजह से मौसम गर्म हो गया है? तो इस साल आग तो बाद में लगनी शुरू हुई, और आपने देखा कि दिल्ली में टेम्परेचर या नॉर्थ में मतलब हर जगह ही टेम्परेचर पहले से ही बहुत बढ़ गया था। तो कम से कम आग की वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, टेम्परेचर की वजह से आग की घटनाएं जरूर बढ़ गई हैं। जी। और फिर जब आग लगती है तो फिर चूंकि पॉल्यूशन भी होता है, स्मोक भी होता है, तो उसका भी असर है। तो ये तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत पहले ही बताया था कि चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और मीथेन वगैरह की मात्रा जो है काफ़ी बढ़ गई है, तो टेम्परेचर्स तो राइज करेंगे, और उसको कंट्रोल करने के लिए मिटिगेशन के जो प्लान्स हैं वो बन रहे हैं, मतलब बने सर हैं ये और रियल ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं ना, कि हाँ अब ग्लोबल हमारे वार्मिंग, ये सामने है। एग्जाम्पल लाइव चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। जो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग कभी आएगी, कोई कोई डेट निश्चित तो है नहीं, शुरू हो गई है कभी से, पिछले कुछ सालों से तो काफ़ी अधिक इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अपॉन अस। हिमाचल में लैंडस्लाइड्स की संख्या का बढ़ना, बारिशों का अत्याधिक बारिश होना बीच बीच में, जैसे पिछले साल बहुत 3-4 बार बहुत अत्याधिक 3-4 दिन बहुत बारिश हुई, और फिर बीच में फिर सूखा भी पड़ गया। जैसे कुल्लू में तो खासकर जुलाई में बारिश हुई और फिर अगस्त सितंबर में कोई बारिश ही नहीं हुई, क्योंकि सारी बारिश जो 3 महीने में होनी थी वो 2-4 दिन में ही होके चली गई। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सर ये जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो रहा है ना, एक्सट्रीम क्लाइमेट हो रहा है, कि अब गर्मी हम देख रहे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है और कॉन्टिन्यूस गर्मी पड़ रही है। फिर लास्ट ईयर की हम बात करते हैं, इतनी बारिश पड़ी कि लैंडस्लाइड्स हो गए शिमला शहर में, लोगों के घर भी गिर गिर चुके हैं। बिल्कुल। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे है, पर जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, कि ये जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा हम वेदर को, क्लाइमेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे जो फिनोमिना इनको रोक सकते हैं। तो क्या सच में जो इस टाइप की जो फिनोमिना उसको हम रोक पाएंगे पेड़ ज़्यादा लगा के? इसमें कोई शक नहीं कि पेड़ जो है, देखिए पेड़ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करते हैं, पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, और ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, तो सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये 4-5 मुख्य चीज़ें हैं। इसके अलावा ब्यूटी है, रिक्रिएशन है, ठीक है जी। तो इन सबको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, टेंजिबल्स भी हैं, इनटेंजिबल भी हैं, ठीक है जी। रिक्रिएशन की सर्विस इनटेंजिबल है, वगैरह पॉलिनेशन की सर्विस है, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वन हमारे को देते हैं। और जो हमारा जैसे जो पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज का, तो हमारे देश ने भी जो है नेशनली डिटरमिन्ड जो कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है जी, उसमें हमारे जो वनों में लगभग 3 गीगाटन कार्बन को स्टोर करने की बात, हमने एडिशनल कार्बन को स्टोर करने की बात करी है। तो क्या होता है कि पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस करता है, कार्बन जो है उसमें जमा हो जाता है और वो लकड़ी बन जाती है, वो स्टोर हो जाती है। तो कार्बन को कैप्चर करने का बहुत ही एक अच्छा खूबसूरत तरीका है कि वनों की संख्या बढ़ाएं, पेड़ लगाएं। जी। और ब्यूटी, शिमला की ब्यूटी है, हिमाचल की बिल्कुल ब्यूटी है, बिल्कुल डेंस बिल्कुल। देवदार के जंगल की हम बात करें, चीर के जंगलों की हम बात करें। और जब हम छोटे हुआ करते थे सर, जब हम जंगल में जाया करते थे, एज अ सुवेनियर हम वो जो चील के जो जो उसका सीड होता है, हम तो सीड ही कहते हैं उसको, जी उसको हम लेके आते थे, उस पर ड्राइंग्स वगैरह हम करते थे सर। तो बचपन की बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हिमाचल से ना, जब आप चील के जंगलों में जाते थे तो आप ज़रूर लेके आते थे उसका जो फ्रूट होता था सर। हम बात करते हैं रेस्क्यू की ना, जब आग लग जाती है बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप अगर स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पे आग बुझाने का काम करना है, या नियर बाय लोकेलिटी में लोगों के घर हैं, या फिर कोई ऑफिसेज नज़दीक में है, तो बुझाने के लिए स्पेशली फायरमैन तो जाते हैं, आपके ऑफिसेज के लोग भी जाते होंगे। बिल्कुल। तो रेस्क्यू करना कितना मुश्किल होता है, और क्या कई बार खतरनाक भी होता है ये काम, फायर को रोकना? हाँ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जी, क्योंकि जब फायर को कंट्रोल करने के लिए हमारा स्टाफ या फायर ब्रिगेड का स्टाफ जाता है, तो काफ़ी सारी ध्यान देने की चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर भी कई बार घटनाएं हो जाती हैं। अभी भी कल परसों उत्तराखंड में 4 फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स की जान चली गई, और आज हिमाचल से भी खबर यह है कि हमारा एक
गांव का व्यक्ति जो है पत्थर गिरने से उसको काफ़ी गहरी चोट लगी है और उसको झुंगी पे पहले दिखाया गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और फिर अब आईजीएमसी लेके आए हैं उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो अब जहाँ तक वन विभाग का प्रश्न है तो वन में आग को कंट्रोल करने के लिए तो हमारी ट्रेनिंग रहती है, लेकिन घरों में अगर आग लगे तो फिर फायर ब्रिगेड ही बेस्ट, क्योंकि हमारे लोगों को वो ट्रेनिंग लोगों को रेस्क्यू करना ऐसी सिचुएशन से हमारे जी लोगों का को मतलब वो डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग का लेवल नहीं है। जी सर, आप प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, आईएफएस हैं आप। कितनी मुश्किल है ये जॉब? क्या मतलब सुबह उठते ही बिल्कुल स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में कि आज मुझे ये सब कुछ करना है, और खासकर अभी गर्मियों के जो सीजन चल रहे हैं आपको नींद आ जाती है आराम से कि ये हर जगह आग लग रही है? तो देखिए क्या होता है कि हर हर जॉब की अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी उसकी अच्छी चीज़ें भी होती हैं और जॉब हैज़र्ड भी होते हैं। तो आजकल तो फायर की वजह से हम काफ़ी परेशान हैं, रोज़ बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, लोगों को निर्देश देने पड़ते हैं और फीडबैक लेना पड़ता है और लेकिन अ, अच्छे दिन भी आते हैं जी बीच में, तो ऐसी सर्विस भी मुश्किल से ही मिलेगी जहाँ पर कि आप फ्री में रोज़ जंगल में जाएँ, टूरिंग करें और आप बेसिकली बिल्कुल, पिकनिक होती है। सीनिक ब्यूटी को आप सीनिक एंजॉय ब्यूटी कर को सकते एन्जॉय हैं। करने का इससे अच्छी सर्विस भी नहीं है। जी सर, तो लोग लोग दिल्ली और हुँ, कहाँ-कहाँ से ऑल ओवर इंडिया और बाहर से लोग इतने पैसे खर्च करके फ्लाइट की टिकट करके हिमाचल के जंगलों को घूमने जाते हैं, और आप लोगों का तो खैर वर्क ही है कि आप हुँ, जंगलों को बिल्कुल ठीक-ठाक रखें, बिल्कुल सुंदर रखें उन जंगलों को। तो ये तो काबिल-ए-तारीफ़ कार्य आपके द्वारा भी किया जा रहा है, और काफ़ी आपकी गाइडेंस भी रहती होगी, आपका स्टाफ और आपकी टीम भी काफ़ी मुझे लगता है इफ़ेक्टिव रहती होगी, और पॉडकास्ट में भी आप इसी बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता रहे हैं। सर, जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं ना, जी, तो हिमाचल में बहुत सारा ऐसी वाइल्ड लाइफ है। हम स्नो लेपर्ड की बात करते हैं, हम ऐसे बर्ड्स की बात करते हैं जो बड़े इंडिजिनस हैं हिमाचल के लिए। जी, जी, पर कई बार हम ये सुनते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है उसके ऊपर खतरा बना हुआ है, और कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो एंडेंजर्ड हो रही हैं, या फिर बिल्कुल। वो एक्सटिंक्ट होने की भी कगार पे हैं। चाहे हम लेपर्ड की बात करें या फिर हम बर्ड्स की बात करें, तो क्या उस बारे में भी कुछ कार्य किया जा रहा है? उसके बारे में भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं? बिल्कुल देखिए जो हिमाचल में वनों की जो संख्या है लगभग रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर जिसे हम कहते हैं लगभग 37,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है और लगभग 68% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से मुराद मेरी ये है कि जो जहाँ पर कि रिकॉर्ड में लिखा गया है कि ये वन है हुँ, किसी न किसी तरह से, पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हमेशा पेड़ ही हों, क्योंकि बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं, नदी नाले हैं, एल्पाइन पास्चर हैं, वो भी सब वन की परिभाषा में आते हैं। हमारा जो एक्चुअल जो जंगल मतलब जहाँ पेड़ खड़े हैं वो लगभग जो है 27% 28% के करीब है। इसी में अच्छी बात यह है कि हमने वाइल्ड लाइफ तो वैसे हर तरफ होती है, लेकिन कुछ ऐसे हमने इलाके जहाँ पर कि वाइल्ड लाइफ की मात्रा बहुत अधिक है, हुँ, ह्यूमन डिस्टर्बेंस बहुत कम है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास लगभग 26 जो है अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जी, और 5 जो है वो नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल में, जिनका कि जो है जो कि हमारे ज्योग्राफिकल एरिया का 15% एरिया केवल वाइल्ड लाइफ के लिए अलग से रख दिया गया है। जी। नेशनल एवरेज सिर्फ 5% है, हिमाचल ने 15% एरिया केवल वाइल्ड लाइफ के लिए अलग से रखा है, तो हम उस हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हिमाचल में जो हमारा स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड है और हिमाचल पहली ऐसी स्टेट बना था जिसने कि स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन एस्टिमेशन करी थी बाकी स्टेट्स के मुकाबले में। सर, ये और जो स्नो लेपर्ड है, मतलब लेपर्ड हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे होते हैं। सर्दियों में अगर हम बात करें तो रिहायशी इलाकों में भी लेपर्ड घूमने लग जाता है। कुछ बिल्कुल लोग कहते हैं कि लेपर्ड का भी मन करता है पिकनिक करने का। भाई, जब इतने सारे लोग हिमाचल में पिकनिक करने या घूमने आ सकते हैं, तो तो लेपर्ड क्यों लेपर्ड नहीं आ भी सकता आएगा, घूमने? बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोगों का ये भी तर्क है। बट आप मुझे ये बताइए कि जो स्नो लेपर्ड होता है और जो एक नॉर्मल लेपर्ड होता है, उसमें क्या फ़र्क है? मतलब स्नो लेपर्ड को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? इतना रेयर क्यों है वो? तो
हिमाचल में दो तरह के लेपर्ड है, एक है कॉमन लेपर्ड जो पीला सा दिखता है, स्नो लेपर्ड सफेद सा दिखता है, ठीक है जी। तो स्नो लेपर्ड जो है बहुत ही ठंडे इलाकों में होता है, स्नो नाम ही ऐसा है। और घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स इसको देखना, क्योंकि इसका कैमोफ्लाज इतना अच्छा है हम्म। कि ये जो वहाँ ग्लेशियर हैं, जो वहाँ बर्फ है, उसके साथ उसका कोट इतना मिलता है कि इसको ढूंढ पाना, देख पाना काफ़ी रेयर है, ठीक है जी। तो स्नो लेपर्ड जो है वो, और ऐसे इलाकों में वाइल्ड लाइफ भी हिमाचल की बड़ी टिपिकल जैसी है। तो ये टॉप प्रीडेटर है, सबसे ऊपर जो फूड चेन में सबसे ऊपर एनिमल है जी। वो है। और संख्या भी हिमाचल में स्नो लेपर्ड की काफ़ी कम है, काफ़ी कम इन द सेंस कि जितना स्नो का एरिया है उस हिसाब से ठीक है। हम्म। तो हमने ये आंका था कि लगभग हमारे पास 52 से लेके 73 एनिमल्स हैं, ठीक है। और विजिबिलिटी जो है इसकी पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ और अच्छा हो रहा है, पॉपुलेशन की जी। संख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे बर्फ़ पड़ती है तो सभी जानवर नीचे उतरते हैं, क्योंकि घास नीचे ही रह जाता है। तो हम्म। फिर स्नो लेपर्ड जो प्रीडेटर है वो भी पीछे पीछे बिल्कुल आएगा, तो बिल्कुल। इसीलिए विजिबिलिटी विंटर में ज़्यादा अच्छी होती है। अक्सर लोग समर में घूमने जाते हैं स्पीति वैली में, तो इसको ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि फिर ये और हाइट पे पहुंच जाता जी। सर मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है, हम लेपर्ड की बात करते हैं, सर्दियों में हम देखते हैं कि लेपर्ड आपके घर ही आ जाता है दस्तक देने के लिए। तो अगर कोई लेपर्ड आपको मिल जाता है रास्ते में, है जी। तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग डर भी जाते हैं, कई बार लोग इसी इसी वजह से जो जंगली जानवर हैं उनको शूट भी कर देते हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा, वैसे तो हम चाहेंगे कि जो व्यूवर्स आप देख रहे हैं पॉडकास्ट को, ऐसा ना हो कि आपके सामने लेपर्ड आ जाए, पर अगर इमेजिनरी सिचुएशन में मैं रास्ते में चल रहा हूँ, चाहे वो जंगल का रास्ता है या आम रास्ता है, और मेरे आगे लेपर्ड आ जाता है, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? देखिए, वाइल्ड लाइफ जो है मोस्टली शाई होती है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि स्नो लेपर्ड है, या मतलब स्नो लेपर्ड तो खैर नॉर्मली नहीं मिलेगा, कॉमन लेपर्ड जो होता है हमारा हम्म। वो मिलेगा। तो आप घबराएं ना, सबसे पहले उसको भी उत्तेजित ना करें, खुद भी उत्तेजित ना हो, ना जी। पत्थर फेंकें उसके ऊपर, ना कोई लकड़ी, मतलब कुछ भी उसकी तरफ इशारा ना करें। आप अपने रास्ते चुपचाप चले जाएं और उसको अपने रास्ते चुपचाप जाने दें। 99% केसेस में वो कुछ नहीं कहेगा, वो सड़क क्रॉस कर रहा होता है या कहीं जा रहा होता है जनरली। जनरली, तो अपना अपना रास्ते में चला जाएगा। वो भी ह्यूमन को अवॉइड करना चाहता है, और हमें भी उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। अपना पैनिक ना खोए। जी। तो जितना ज़्यादा आप पैनिक करेंगे तो वो हाँ, उसका एक रिस्पॉन्स ड्रिवन एनिमल है, तो वो रिस्पॉन्स देगा ही। उसको फिर ऐसा एनिमल तब अटैक करता है जब उसको लगता है कि उसकी जान खतरे में है। तो जान बचाना तो देखो हर एक का बिल्कुल। बेसिक इंस्टिंक्ट है। जी। बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो अगर उसको लगेगा कि कोई आदमी जबरदस्त शोर कर रहा है या घबरा रहा है, भाग रहा है, तो वो जानवर ये नहीं पहचान पाता कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है या आपकी जान लेने के लिए भाग रहा है। जी। तो इन दैट केस एनिमल क्या रिस्पॉन्ड करेगा पता नहीं है। वो आप पर अटैक भी कर सकता है, वो उल्टी दिशा में भी भाग सकता है। पर बेस्ट सिनारियो यही है कि चुपचाप आप भी पैनिक ना करें, कूलली आप अपना काम करते हुए निकल जाइए, अपनी सेफ्टी देखिए कि हुँ। कहाँ आप सबसे पहले दरवाज़ा बंद करके अपनी कार में पहुंच सकते हैं या बिल्कुल। घर में पहुंच सकते हैं, और उसको अपने रास्ते जाने दीजिए। बिल्कुल। राजीव जी, आपने हिमाचल में देखा होगा, और ख़ासकर जब हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, एक लोगों के अंदर एक बड़ा ट्रेंड सा चल पड़ा है कि वो जो शेर का नाखून होता है या फिर शेर का दाँत होता है, उसको वो एक गोल्ड में या फिर चाँदी में उसको इनेमल करके उसको गले में पहनते हैं। हम्म। तो ये जो चीज़ है, तो मतलब आई कैन नॉट कीप माय माइंड स्ट्रेट कि ये क्या एक कांसेप्ट चल रहा है कि आप शेर का नाखून पहन रहे हैं, तो मतलब कि जो पोचिंग है क्या वो अभी भी हो रही है हिमाचल में? सन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, और हर तरह की हंटिंग पर बैन है। जितने भी शेड्यूल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं, उनको आप हंट नहीं कर सकते। हुँ। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन के बाद ही कोई हंटिंग अलाउ होती है, वो भी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए या रिसर्च पर्पसेस के लिए। अ, हमारे यहाँ गेम हंटिंग अलाउड नहीं है, कुछ देशों में होती है गेम हंटिंग अलाउड।
कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वाइल्ड लाइफ के जो ट्रॉफीज होती हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो यूज़फुल होते हैं। सर मेडिसिन में भी लोग यूज मेडिसिन करते में हैं। यूज़ होता है। और फिर कई लोग इसको जैसे काला जादू से जोड़ लेते हैं कि अगर मैंने वो पहन लिया तो मेरे ऊपर कोई किसी चीज़ बुरी नज़र नहीं लगेगी या किसी जी। चीज़ का असर नहीं होगा। ये सब मिथ्स हैं। और ज़्यादातर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जानवर को मार के ही ऑब्टेन किए जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किलिंग हुई है। हिमाचल में पोचिंग की घटनाएं बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से मना करना भी शायद ठीक नहीं बट सर होगा। वो जो नाखून होता है क्या सच में ही वो मतलब किसी लेपर्ड का या बाघ जिसको हम कहते हैं बाघ या शेर का होता होगा, या फिर वो कोई नॉर्मल किसी जानवर का ही नाखून लगा नहीं, के वो सेल कर देते हैं दोनों मार्केट में? बहुत सारा जो लोग खरीद रहे हैं, कब आजकल तो ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे चुपके से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बेच दिया। बहुत सारा जो इस तरह सा मटेरियल है वो काउंटरफीट होता है, सच्चा नहीं होता है, लेकिन उसको इस तरह से बताया जाता है, बनाया जाता है कि आपको लगेगा ये जेन्युइन है। टेस्टिंग के बाद पता लग जाता है कि ये काउंटरफीट है। तो मेरा तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी जो लोग देख रहे हैं कि अगर आपको कहीं ऑफर आए कि जी मेरे पास नाखून है मैं बेचना चाहता हूँ, या खाल है मेरे पास मैं बेचना चाहता हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 90% केसेस आर फेक। ठीक है जी। तो वो आप क्यों इस चक्कर में पड़ना चाहते हैं कि आप लाखों रुपए भी देंगे चोरी छुपे, पुलिस का डर भी रहेगा, फॉरेस्ट का डर भी रहेगा, और आप क्राइम के उसमें भी फंसेंगे, और फिर भी आप, और अल्टीमेटली यू विल एंड अप हैविंग अ फेक मटेरियल। जी। अच्छा, और अगर आपको सच्चा मटेरियल मिल भी गया तो कहीं भी ये कोई प्रूव नहीं करता कि ये ऐसी चीजें रखने से आपकी स्मृति बढ़ जाएगी या बुद्धि बढ़ जाएगी या कुछ और बढ़ जाएगा। जी, पर जेल सबसे जाने के लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं जो हाँ, कि अगर बिल्कुल। आप इस टाइप की चीज़ें अपने पास रखेंगे, और ख़ासकर ऐसी इंडेंजर्ड एनिमल्स की पोचिंग करके अगर आप कोई भी मटेरियल अपने पास रखेंगे। सर जब लोग हम देखते हैं कि जो शेर का दाँत है या शेर का नाखून है गले में पहन के, आपने देखा होगा रोड्स पे भी लोग घूमते हैं, तो क्या ये इलीगल है? बिल्कुल इलीगल है जी। तो अगर आप ये पहन के घूम रहे हैं तो तो पकड़े जा आप सकते हैं, अपने कार्रवाई आपके ट्रैवल। ऊपर हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि वाइल्ड लाइफ की कोई ट्रॉफी जैसे मोनाल की कलगी है या कोई पुरानी खाल है आपके पास, तो कई सींग होते हैं, तो ऐसे, और वो आपने देखा होगा क्लब्स में, मैसेज में कई बार डिस्प्लेड होते हैं, जी। और म्यूजियम्स में डिस्प्लेड होते हैं। तो क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रावधान है कि पुरानी ट्रॉफीज जो हैं उनकी ओनरशिप रजिस्टर की गई है, और जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है डीएफओ, उसके पास, और अब तो सारी सुविधा ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये पुरानी जब भी विंडोज़ खुली थी रजिस्ट्री कराने के लिए, लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, और एक बार किसी के नाम पे कोई पुरानी चीज़ जो रजिस्टर्ड है तो वो सक्सेशन में बच्चों को जा सकती है। जी। लेकिन फ्रेश एक्विजिशन जो है वो क्राइम है। ये नहीं है कि आप कोशिश करें कि चलो मैं अब एक जानवर मार के कोई ले लेता हूँ और रजिस्टर कराने की कोशिश करता हूँ, कोई विंडो नहीं खुली है अब। जो पुरानी चीज़ें थी वही केवल अवेलेबल रहें, और उनका उनकी संख्या में वृद्धि पॉसिबल नहीं है। कि मोनाल की कलगी की हम बात करते हैं, ये जो मोनाल जो ये बर्ड है इतनी मिस्टीरियस क्यों है? और मतलब बहुत कम लोगों ने वाइल्ड लाइफ में जाके भी मोनाल को देखा होगा, और पीछे हमने सुना था कि ये लगभग एक्सटिंक्ट हो गई थी और वापस अब ये आ चुकी है, तो ये मोनाल बर्ड है क्या? तो हिमाचल में बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, लगभग 600 से ऊपर स्पीशीज़ हमारे पास रिकॉर्डेड है जी। बर्ड्स की। बर्ड्स में एक अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, फिंचेस होती हैं और वगैरह, तो उसमें एक फीजेंट भी होती है। हिमाचल में 7 तरह के फीजेंट पाए जाते हैं, जिसमें से कि सबसे कॉमन फीजेंट जो है वो मोर है। फीजेंट वो होता है जिसके ऊपर कलगी होती है, जैसे आपने शुरू में कहा था एक रेड जंगल फाउल है ना जी, लाल मुर्गा जो होता है, जी। तो वो भी एक फीजेंट है, तो वो भी हिमाचल में है। हमारे पास हिमाचल में 7 फीजेंट है, 2 तो ये हो गए, इसके अलावा हमारे पास कलीज फीजेंट है, कोकलाश है, चीड़ फीजेंट है, और हमारा स्टेट का जो बर्ड है जो सबसे एलूसिव है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपान, यानी जुजुराना। जी। लोकल भाषा में जुजुराना बोलते हैं। मोनाल भी एक फीजेंट है, तो 7 हो गए पूरे। मोनाल जो है पहले हिमाचल में स्टेट बर्ड होती थी, लेकिन अब नहीं है, अब हमारी स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपान है। मोनाल की संख्या में काफ़ी
कम हुई थी एक समय पर, अब बिल्कुल अच्छी संख्या में है प्रोटेक्शन के बाद। अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। IUCN के हिसाब से इसको LC कहते हैं, लीस्ट कंसर्न। सर लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर बर्ड है मुनाल। बिल्कुल बहुत सुंदर बर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी प्रथा के कस्टम के हिसाब से इसकी जो कलगी है वो टोपी पे लगाई जाती रही है, इसीलिए काफी सारे बेचारे पक्षियों को अपनी जान देनी पड़ी। संख्या में घटाव हुआ था, लेकिन सन 72 के बाद से जब से प्रोटेक्शन आया, हंटिंग पे बैन हुआ, तो अब इसकी सिचुएशन ठीक है जी। मैं 2 चीजें और कहना चाहूंगा कि 2 हमारी जो बर्ड्स हैं, वेस्टर्न ट्रैगोपैन और चीड़ फिजेंट, इनकी संख्या काफी कम है जी। इनका वन विभाग रीइंट्रोडक्शन का प्रोग्राम चला रहा है, यानी कि हमारे पास हम इनको हमारे पास वाइल्ड से पॉपुलेशन लाए हुए हैं, उस पॉपुलेशन को हम अपने फिजेंट्री में ब्रीड कराते हैं। ब्रीड कराने के बाद उनकी ट्रेनिंग करते हैं और फिर वाइल्ड में फैमिलीज रिलीज कर रहे हैं। तो ये सराहन में हमारे पास वेस्टर्न ट्राइगोपैन का प्रोग्राम चलता है और चैल में चीड़ फिजेंट का प्रोग्राम चलता है। जी सर, और मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि कब आप हमें लेके जाएंगे वहाँ पे और हमें भी ये बर्ड्स दिखाएंगे। सर जो हमारे पॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं ना, मेरे हिसाब से आपसे बेस्ट कौन हो सकता है हिमाचल का ब्रांड एम्बेसडर, खासकर जो हिमाचल के बाहर से हमें देख रहे हैं या फिर विदेशों में भी देख रहे हैं। तो सर अगर कोई हिमाचल या शिमला घूमने आए तो बेस्ट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको दिख सकती है? आपने कुछ पार्क्स का नाम भी लिया, आपने रेंजेस का भी नाम लिया, तो बीइंग काइंड ऑफ ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिमाचल, प्लीज आप बताइए। वैसे तो हमारे पास अब हिमाचल में 2 नई चीज़ें भी आ गई हैं हमारी प्रोटेक्शन की वजह से, हमारे अच्छे वनों की वजह से। नंबर 1 जो बहुत सालों बाद यहाँ रिकॉर्ड हुआ वो है टाइगर। अब टाइगर हमारे पास लगातार नज़र में आ रहा है, जो हमारे पास हमारा कर्नल शेर जंग जो राष्ट्रीय उद्यान है पांवटा साहिब में, वहाँ पे जी। और दूसरा पांवटा के एक और इलाके में हमारे पास एक हाथियों का झुंड भी है। तो हाथी भी है हिमाचल में, शेर भी है हिमाचल में। अब आया कि अगर जो बाहर से लोग आते हैं वो वाइल्ड लाइफ का अगर अनुभव उन्होंने करना है तो कहाँ जाए? सबसे अच्छा अनुभव अगर उनको करना है तो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कुल्लू जिला में, बंजार के पास में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये अगर आप कभी गूगल करके देखेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है तो आपको पता लगेगा कि संख्या बहुत ही कम है दुनिया में। जी। तो नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कई तरह से दी जाती है, जैसे हमारी जो शिमला कालका रेलवे ये भी है, लेकिन ये मैन मेड है। वो नेचर में इतनी खूबसूरती जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं 2 बार वहाँ खुद जा चुका हूँ, बहुत ही मज़ेदार, इतना स्वच्छ पानी, आप नदी का पानी ऐसे ही पी सकते हैं और इतनी खूबसूरत, और आपको वाइल्ड लाइफ जो है काफ़ी अच्छी तरह से वाइल्ड लाइफ को देखना हिमाचल में थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हमारा एरिया प्लेन नहीं है और सफारी नहीं होती है उसमें, आपको खुद पैदल चल के जाना है। पर अगर आप थोड़ी सा हिम्मत रखें, थोड़ा सा एंजॉय करने की क्षमता रखें, बिल्कुल, और अर्ली मॉर्निंग चलें तो आपको वाइल्ड लाइफ के दर्शन जरूर होंगे। और दूसरा जो है, शिमला में ही बिल्कुल ढली के पास में हमारा जो शिमला कैचमेंट वाटर कैचमेंट सेंचुरी है, ये भी हिमाचल का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। यहाँ पर बहुत अच्छी लेवल वॉक भी है। अगर यहाँ पर भी आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो आपको बहुत सारी चिड़िया, लेपर्ड भी दिख सकता है, घुरल भी दिख सकता है, बार्किंग डियर भी दिखेगा। तो ये सारी जो है सुविधाएं अमेजिंग वाइल्ड लाइफ यहाँ अवेलेबल है। राजीव जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और मतलब इट्स सो लकी कि आपने खुद आके इतने सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज पे लोगों को अवेयर किया। मैं खुद भी इतना अवेयर हुआ हूँ और मुझे लगता है कि जो हमारे पॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं उनको भी पता चला होगा। और खासकर जो आपने हिमाचल के बारे में कुछ इतनी वाइल्ड लाइफ से जुड़ी बातें बताई, और खासकर जो टूरिस्ट जो है हिमाचल घूमने आने वाले, उनको आपने एक अच्छे टूरिस्ट गाइड की तरह बताया कि आप कैसे एक जंगल में जाएं और कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं। सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एलियन आपको देख रहा है और वो एलियन आपको तब तक देखता रहेगा जब तक आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।